ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर से। पहले मैंने आप लोगों को इससे जो प्रीवियस वीडियो था तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर वेक्टर और इसके करैक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे कि एक हम प्रॉपर वेक्टर जो यूज़ करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, क्लोनिंग के लिए जो वेक्टर काम में लेंगे उसकी क्या खास बात होनी चाहिए, उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। हम एक वेक्टर को अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक वेक्टर को काम में ले रहे हैं तो क्या खास बात उसमें होनी चाहिए। आज हम लोग अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कई प्रकार हैं, कुछ हम एक दो वीडियो में आगे आधे आज पढ़ेंगे और आधे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन बड़ा या छोटा पूछा जाता है। टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेक्टर जो है वो क्लोनिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है। अगर हमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है या कोई फॉरेन डीएनए है, उस डीएनए की अगर हमें क्लोनिंग करनी है तो क्लोनिंग करने के लिए हम किसको काम में लेंगे, वेक्टर को काम में लेंगे। आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट डे में हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन को पीसीआर को काम में लेते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ उस पीसीआर को हम काम में लेते हैं। लेकिन कई बार पीसीआर भी अप्रोप्रिएट नहीं होती है, तो हाँ पहले से टाइम में जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए क्लोनिंग के लिए अलग अलग वेक्टर को काम में लिया जाता था और उस वेक्टर को एक होस्ट में प्रवेश करवाया जाता है। होस्ट में प्रवेश करवाने के बाद रेप्लिकेशन के द्वारा उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है और उन मल्टीपल कॉपीज को सिलेक्ट कर लिया जाता है। क्लोनिंग फैक्टर इज a DNA molecule in which foreign DNA can be inserted or integrated and which is further capable of replicating within host cell to produce multiple clone of recombinant DNA। मैंने अभी आपको कहा है कि इसको किसी अप्रोप्रिएट होस्ट में डाल दिया जाता है ताकि हमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कई प्रतियां हम प्राप्त कर सकें। उन प्रतियों को बाद में सिलेक्शन कर लिया जाता है। जो रिकॉम्बिनेंट प्रतियां होती है उनको अलग कर लिया जाता है और जो रिकॉम्बिनेंट कॉपीज नहीं होती है उनको हटा दिया जाता है। कई तरह के वेक्टर्स हैं जो अब बनाए गए हैं। नेचुरल रूप से वेक्टर बहुत कम होते हैं, उसमें किसी न किसी तरह का चेंजेस करके आर्टिफिशियल रूप से उन वेक्टर को क्लोनिंग के लिए तैयार किया जाता है। मुख्य वेक्टर है प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फास्मिड, फेस वेक्टर, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर हमें बहुत ज़्यादा बड़े डीएनए को क्लोनिंग करनी है, डीएनए के बड़े सेगमेंट्स को क्लोनिंग करनी है तो हम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को काम में लेंगे। कई वायरस के इसको भी, खासकर प्लांट वायरसेस को भी हम लोगों ने वेक्टर के रूप में काम में ले रहे हैं। इनमें मुख्य से रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, एडिनो एसोसिएट वायरस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, राइनोवायरस और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV को भी क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम में लिया जा रहा है। क्लोनिंग वेक्टर को थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब कब यूज़ किया गया था। सबसे पहले 1973 में प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर काम में लिया गया था। 1974 में बैक्टीरियोफाज लैम्डा। 1977 में फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर PBr322 को बनाया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आने वाला सबसे एप्रोप्रिएट वेक्टर है PBr322। बैक्टीरियोफाज M13। 1978 में कॉस्मेट। 1987 में यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। 1990 में बैक्टीरियोफाज P1। 1992 में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। 1994 में P1 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। 1997 में ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और 2007 में मेस मिनी क्रोमोसोम वेक्टर बनाए गए हैं जिन्हें क्लोनिंग के रूप में जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम काम में ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्लाज्मिड वेक्टर की। प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उस बैक्टीरियल सेल में मुख्य गुणसूत्र के अलावा अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरियल सेल का खासकर ई कोलाई के जो सेल होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं।
जो प्लाज्मिड क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया में मुख्य गुणसूत्र यानी मैन क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उपस्थित होता है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। इसका डीएनए डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है। इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या माइनर क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। क्योंकि ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन की घटना होती है। रेप्लिकेशन द्वारा ये अपनी नई कॉपीज़ को उत्पन्न कर सकता है, इस कारण इसे ऑटोनॉमस कहते हैं। इसकी जो लंबाई है, इसके अंदर जो साइज़ होती है 1 किलो बेस से लेकर 200 किलो बेस तक इसके अंदर डीएनए अणु में क्षारक डीएनए अणु होते हैं। इसकी लंबाई वाले क्षारक डीएनए अणु होते हैं। इनकी जो लंबाई है 1 किलो बेस से लेकर 200 किलो बेस पेयर तक हो सकती है। हम प्लाज्मिड वेक्टर को उपयुक्त क्लोनिंग वाहक मानते हैं क्योंकि इसको आसानी से बैक्टीरियल सेल से अलग किया जा सकता है। कोई भी वेक्टर हम उसको अच्छा वेक्टर तभी मानेंगे जब वो होस्ट कोशिका से उसको आसानी से अलग किया जा सके। तो प्लाज्मिड को आसानी से अलग किया जा सकता है। इसमें एक से अधिक रेस्टिकेशन एंजाइम साइट उपस्थित होती है। रेस्टिकेशन साइट्स का मतलब होता है कि वो डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से कट करता है। आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप हम इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई गई पीछे की वीडियो रेस्टिकेशन एंजाइम, पीसीआर, उन वीडियोस को आप लोग देखेंगे तो आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे क्योंकि वो टूल और टेक्निक्स हैं। हमें बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले उसकी टूल और टेक्निक्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो टूल और टेक्निक्स के जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं आप अच्छी तरह से उनको देखिए ताकि आप इन फैक्टर को आसानी से समझ सकें। रेस्टिकेशन साइट का मतलब ये है कि डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से, जैसे AG, CG, AG, इस तरह से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से उसको क्या करेगा, कट करेगा। एक पर्टिकुलर जगह से कट करने वाले इस रीजन को रेस्टिकेशन साइट कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग बाहरी डीएनए को प्रविष्ट कराने पर बाहरी कोई भी डीएनए हम इन साइट पे डालते हैं तो जो वेक्टर का मूल जो डीएनए उसमें किसी तरह की इनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपने वेक्टर के अंदर जो वेक्टर है उस वेक्टर के अंदर जब आपने कोई भी फॉरेन डीएनए आपने डाला तो ये क्या बन गया है, रेस्टिकेशन वेक्टर। ठीक है। अब आप इसको किसी होस्ट सेल में, जैसे ही आप इसको बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करवा सकते हैं, पुनः होस्ट सेल में इसको प्रविष्ट करवाया जा सकता है। तो जब आप पुनः बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करवाते हैं तो इसके करैक्टर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो ये मैंने यहाँ पर बनाया था, ये जो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट है वेक्टर सेल में हमने डाल दिया है और इसकी क्लोनिंग करने के लिए, इसकी कॉपीज़ तैयार करने के लिए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज़ तैयार करने के लिए हमें इसे होस्ट में डालना पड़ेगा। तो प्लाज्मिड के लिए होस्ट सेल कौन है, ई कोलाई है। तो जब हम इसको ई कोलाई में डालेंगे तो इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आसानी से इसको अलग भी किया जा सकता है और फॉरेन डीएनए डालने के बाद यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद इसको आसानी से होस्ट कोशिका में प्रवेश करवाया जा सकता है। तो इसके लिए होस्ट सेल कौन हो गई, ई कोलाई बैक्टीरिया। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कई तरह के वेक्टर्स, प्लाज्मिड के अंदर कई तरह के जीन्स होते हैं जो अलग अलग कामों को नियंत्रित करते हैं, अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। ये जो मॉड्यूलर जीन होते हैं उसके आधार पर प्लाज्मिड के 6 मॉड्यूल्स हैं। पहला रेप्लिकेशन, हर एक फैक्टर जो होगा उसके अंदर रेप्लिकेशन साइट ओरिजिन ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होगा। ये एक वेक्टर का प्राथमिक करैक्टरिस्टिक फीचर्स है कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है ताकि जब आप किसी होस्ट सेल में इसको प्रविष्ट करवाएं तो ये अपने जैसी हजारों प्रतियां उत्पन्न कर सकें। सेक्स फैक्टर यानी कि जो कॉन्जुगेशन फैक्टर होते हैं उसके अंदर F प्लाज्मिड, उसमें सेक्स फैक्टर उपस्थित होता है, उसे हम F+ या फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं। और रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र फैक्टर भी होना होता है जो प्रतिरोधकता स्थानांतरण कारक के रूप में कार्य करता है।
आर डिटर्मिनेटेड मॉड्यूल, ये आर प्लाज्मिड में पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रोटीन एंटीबायोटिक पदार्थों को निष्क्रिय किया जाता है। यानी मॉड्यूल का मतलब समझ गए ना कि अलग अलग जीन उपस्थित होते हैं जो अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। कॉल मॉड्यूल ये कॉल्सिन उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। रेस्ट्रिकेशन मॉडिफाइंग मॉड्यूल इको R1 में प्रेजेंट होता है। इंसर्शन सीक्वेंस जिन अनुक्रमों के बीच डीएनए स्थित डीएनए खंडों का स्थानांतरण या ट्रांसपोजिशन होता है उसे IS सीक्वेंस कहा जाता है। प्लाज्मिड वेक्टर की हम बात करेंगे तो हमने कई तरह के प्लाज्मिड वेक्टर तैयार किए हैं जिनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में ले रहे हैं। उनमें सबसे फेमस वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर है और सबसे अधिक काम में लिए जाने वाला कोई वेक्टर है तो वह है वेक्टर PBR322। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर है, इसको बनाया गया है क्योंकि चूंकि हम लोगों ने, जब मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है जो सारी करेक्टर्स को पूरा करता हो, इसलिए उसको अलग अलग जगह से उसमें नए जीनों को डालकर आर्टिफिशियल वेक्टर तैयार किया जाता है और उस आर्टिफिशियल वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है। तो PBR3 एक आर्टिफिशियल वेक्टर है जिसको बॉलिवर और रोजिंग्स ने 1977 में तैयार किया है। ये सबसे पॉपुलर और कॉमर्शियली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर हैं। ये बॉलिवर और रोजिंग्स हैं जिनके फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है? इसकी साइज 4361 बेस पेयर होती है वर्सन के अनुसार। कई बार एग्जाम में इनकी साइज को पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है। 2 तरह के एंटीबायोटिक जीन प्रेजेंट होंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। इसके अंदर जो जीन है वो, ये जो जीन है वो RSF2124 और PSC101 से लिए गए हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। हर एक प्लाज्मिड वेक्टर का या कोई भी वेक्टर हम काम में लेंगे उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट नहीं होगा तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है PBR32 में प्लाज्मिड PMB1 से ली गई है। प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए होती है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, सभी प्रोकैरियोट्स में फाउंड होता है। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ डीएनए, 2 सुटेबल मार्कर यहाँ पर होने चाहिए, रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने वाले जीन होने चाहिए और रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियोसाइड मौजूद होने चाहिए। ये जो प्लाज्मिड है इसके कम से कम 20 रेस्ट्रिकेशन साइट PBR322 में मौजूद होती है। इसका जो नॉमेनक्लेचर है, इसका जो नामकरण है PBR322। इसका जो नामकरण है P यहाँ पर प्लाज्मिड के लिए है, BR 2 वैज्ञानिक है जिन्होंने यहाँ इसको बनाया है, B बॉलिवर को, R रोजिंग्स को। 322 एक नंबर होता है। जब भी हम लेबोरेटरी में कोई काम करते हैं तो हम हर एक चीज़ को नामकरण देते हैं, हर एक स्ट्रेन को एक नाम देते हैं। जैसे मैंने कोई स्ट्रेन्स बनाया लेबोरेटरी में, एक ही जैसे मैं कई स्ट्रेन्स बना रही हूँ तो मैं इनको नाम दूंगी 1 2 3 4 5। तो 322 इसका स्पेसिफिक नेम है जो लेबोरेटरी में दिया गया है। तो P किसके लिए है? प्लाज्मिड के लिए। BR किसके लिए है? यहाँ पर बॉलिवर और रोजिंग्स वैज्ञानिकों के लिए हैं। ये PBR322 वेक्टर है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है यहाँ पर, जो रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार रहेगी। ये 2 रेस्ट्रिकेशन साइट मौजूद, 2 यहाँ पर रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट मौजूद होती है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के बेस पर हम आगे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो जीन हमने डाला है वो जीन इसमें आया या नहीं आया, यानी कि वेक्टर रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी पहचान करने के लिए रेस्ट्रिकेशन साइट, रेजिस्टेंस साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट का होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे रेस्ट्रिकेशन साइट हैं। इसमें EcoR1, HIN3, EcoRV, BAMH1, SL1, PST1 जैसे रेस्ट्रिकेशन एंजाइम साइट मौजूद होती है। ये डीएनए को स्पेसिफिक खंडों में कट करने का कार्य करती है। PBR32 के एडवांटेज क्या है? ये सबसे मोस्ट कॉमन यूज होने वाला प्लाज्मिड वेक्टर है। ये साइज में स्मॉलर होता है, नेचुरल है,
आसाइन में होने के कारण आसानी से इस होस्ट सेल में इसको डाला जा सकता है। ये जो डीएनए है इसमें हम जो फॉरेन डीएनए वो लगभग 6 किलो बेस पेयर लेंथ का डीएनए इसमें इंसर्ट करवाकर इसकी क्लोनिंग तैयार की जा सकती है। प्लाज्मिड वेक्टर में अगला एक और एग्जाम्पल हम और पढ़ते हैं, PUC18। PUC18 प्लाज्मिड वेक्टर का एक सीरीज है। पी शब्द यहाँ पर प्लाज्मिड के लिए है और इसको बनाने का श्रेय जैकिम मैसिंग को जाता है। जैकिम मैसिंग को और साथियों ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। PUC पी प्लाज्मिड के लिए है और UC यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको बनाया गया है। 18 सीरीज का नंबर है, जैसे PUC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से ये 18 नंबर का प्लाज्मिड वेक्टर है। इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है जिसमें लगभग 2686 बेस पेयर होते हैं। ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड वेक्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। इसके अंदर हम लोग फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करके रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाकर इसकी कई प्रतियां तैयार कर सकते हैं। PUC वेक्टर की एक खास बात होती है कि इसमें एक पॉलीलिंकर साइट को ऐड किया जाता है। पॉलीलिंकर साइट का मतलब होता है एक ही स्मॉल साइट में बहुत सारी रेस्टिकेशन एंजाइम को ऐड किया जाएगा, यानी एक छोटे से एक सिंगल साइट होगी जहाँ पर खूब सारे रेस्टिकेशन एंजाइम को ऐड किया जाता है। इस साइट को हम पॉलीलिंकर साइट कहते हैं। और यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जीन हो गए, एंटीबायोटिक जीन एम्पिसिलिन है। और यहाँ पर एक और प्रमोटर जीन होता है, वो है LAGZ जीन, जो बीटा ग्लैक्टोसाइड को कोड करने वाला जीन है। LAGZ जीन होगा। यहाँ LAGZ जीन के हिस्से में ही पॉलीलिंकर साइट, पॉलीलिंकर का मतलब क्या है, एक छोटे से डीएनए खंड में खूब सारे रेस्टिकेशन एंजाइम को डाला गया है जो एक साथ कई डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट कर सकता है। इसे हम पॉलीलिंकर साइट कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी यहाँ पर मौजूद होगा। साथ में चूंकि हमने LAGZ जीन डाला है तो इसको कंट्रोल करने के लिए लैग प्रमोटर भी यहाँ पर उपस्थित होता है। उसी तरह से PUC18 की तरह PUC19 वेक्टर भी है। इसमें भी LAGZA जीन डाला गया है। यहाँ पर भी पॉलीलिंकर, पॉलीलिंकर का मतलब क्या होगा, एक साइट जहाँ पर ढेर सारे रेस्टिकेशन एंजाइम मौजूद होंगे उस साइट को हम पॉलीलिंकर साइट कहेंगे। यहाँ पर रेस्टिन जीन कौन सा है, एम्पिसिलिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होता है। अगला वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं हम TI प्लाज्मिड वेक्टर। ये अगर हमें जंतुओं में जीन को स्थानांतरण करना है, जंतु कोशिका में नए जीनों को डालना है, जंतु कोशिका के रिकॉम्बिनेंट जीनों को बनाना है, तो हम सामान्यतः प्लाज्मिड वेक्टर को काम में लेंगे। लेकिन अगर हमें पादप कोशिकाओं में नए जीन को स्थानांतरित करना है तो उसके लिए हम TI प्लाज्मिड वेक्टर को काम में लेंगे। TI शब्द रेफर करता है, T मतलब ट्यूमर, I मतलब इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस में पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस क्या है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है। ध्यान रखना, ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है। ये नेचुरल रूप से पादपों में जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करता है। ये दिख रहा है ना ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्राउन गॉल, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं इन डाइकोट प्लांट्स में ये क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करता है। क्राउन गॉल का मतलब है कि जब ये किसी भी सेल को इन्फेक्ट करेगा प्लांट सेल को, तो जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा डिवीज़न होने लग जाता है। जिस तरह कैंसर कोशिका डिवीज़न होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर डिवीज़न होकर एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्राउन गॉल डिजीज़ कहते हैं। ये बैक्टीरिया में, ये प्लांट में कोई भी वाउंड यानी घाव पादप में हो जाता है उसके थ्रू ये प्रवेश करता है और ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए TDNA जिम्मेदार होता है। TDNA जो होगा वो बैक्टीरियल TDNA जो होगा वो क्या करेगा, पादप क्रोमोसोम के साथ जाकर जुड़ जाता है। पादप क्रोमोसोम सेल होती है ना, उसके साथ वो जाकर जुड़ जाएगा TDNA, और ये TDNA ट्यूमर इंड्यूस के लिए जिम्मेदार होगा। TI प्लाज्मिड को अगर हम लोग देखेंगे तो उसके दो बॉर्डर हैं, एक है लेफ्ट और एक है राइट बॉर्डर। लेफ्ट और राइट बॉर्डर यहाँ पर ये मौजूद होता है। इस पूरे हिस्से में ये है TDNA, यहाँ पर साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, ओपाइन सिंथेसिस से संबंधित प्रमुख जीन उपस्थित होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन है विड जीन्स,
ओपाइन कैटाबोलाइट जीन भी यहाँ पर मौजूद होंगे। क्या होते हैं, सबसे पहले हम विड जीन को बात कर लेते हैं। ट्रांसफर द टी-डीएनए, विड जीन जो होगा वो टी-डीएनए होगा। इस टी-डीएनए को पादप डीएनए, पादप जो डीएनए होगा उस पादप डीएनए में इस टी-डीएनए को ट्रांसफ़र करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, इस विड जीन द्वारा किया जाएगा। इस तरह से ये जो ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है, ये टी-डीएनए, इस टी-डीएनए को इसमें डालेंगे प्लांट सेल में। तो टी-डीएनए को प्लांट सेल में डालने का काम वीरुलेंस जीन द्वारा किया जाता है। पादप कोशिकाएं जो होती है वो एसिटोसिडिजोन नामक एक फ्लेवोनॉइड रिलीज करती है। ये एसिटोसिडिजोन फ्लेवोनॉइड है, ये विड जीन को एक्टिव करता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक्टिवेटेड कैसे होते हैं। घाव युक्त जो पादप कोशिकाएं होती हैं, घाव युक्त पादप कोशिकाएं विशेष प्रकार के फ्लेवोनॉइड रिलीज करती है, एसिटोसिडिजोन। ये एसिटोसिडिजोन की उपस्थिति में विड जीन एक्टिव होते हैं। 7 प्रकार के विड जीन टी एग्रोबैक्टीरियम की टी-आई प्लाज्मिड में मौजूद होते हैं। विड जीन ABCDEFG। ए जो होगा वो एसिटोसिडिजोन ट्रांसपोर्ट एसिटोसिडिजोन इन बैक्टीरिया एक्टिवेटेड विड जीन पोस्ट ट्रांसलोकेशनली को एक्टिवेट करेगा। ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। ये एंडोन्यूक्लियस के द्वारा टी-डीएनए को कट करता है। ये चैनल मेम्ब्रेन, ये चैपरॉन ऑफ विड E2 को करता है। विड E2 एवं विड E टी-डीएनए टू न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। विड बी ओपेरॉन ऑफ 11 प्रोटीन गेट टी-डीएनए थ्रू बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रवेश करवा जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था ओपाइन एक तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। ये बैक्टीरियल सेल की जो बैक्टीरियल सेल जो होगी टी-आई प्लाज्मिड जब प्लांट सेल में प्रवेश करता है तो उसके लिए मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक कुछ जीन मौजूद होते हैं, इनको हम ओपाइंस कहते हैं। ये कौन कौन से ओपाइंस बनाते हैं, इसके आधार पर ये 3 तरह के प्लाज्मिड है, नोपेलाइन, ऑक्टोपाइन और एग्रोपाइन। नोपेलाइन जो होगा कैरी जीन सिंथेसिस ऑफ नोपेलाइन इन द प्लांट एंड फॉर यूटिलाइजेशन इन द बैक्टीरिया, है ना, जो बैक्टीरिया इसको यूटिलाइज करेगा, कैटाबोलाइज करेगा। ऑक्टोपाइन जीन किससे सिंथेसिस से संबंधित है, ऑक्टोपाइन से सिंथेसिस है प्लांट कोशिका में कैटाबोलिज्म इन द बैक्टीरियम सेल। एग्रोपाइन कैडिजीन फॉर एग्रोपाइन सिंथेसिस एंड कैटाबोलाइज। तो बैक्टीरिया अपने पोषण के लिए इनको काम में लेता है। प्लांट सेल में जैसे ही ये प्रवेश करता है तो ये जो ऑक्टोपाइन जो जीन होते हैं, ये जीन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अलग अलग ओपाइन जीन होते हैं, अलग अलग जीन ओपाइन जीन्स होते हैं, एक्टिवेट होकर अलग अलग कैटाबॉलिक एक्टिविटी को संपन्न करते हैं। ये टी-डीएनए का स्ट्रक्चर है, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। यहाँ पर ये ऑक्टोपाइन से सिंथेसिस जीन होते हैं, यहाँ पर टी-डीएनए होता है। जब हम फॉरेन कोशिका में, मैं अगले वीडियो में आपको इसके बाद डिस्कस करूँगी कैसे हम टी-डीएनए के माध्यम से पादप कोशिका में जीन स्थानांतरित करेंगे। शॉर्ट में हम वहाँ बात करेंगे। डिटेल में हम जब अगली बार प्लांट कोशिका में जीन स्थानांतरण के लिए अलग से यूनिट है उसमें पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टी-डीएनए को कट करके नए जीनों का स्थानांतरण किया जा सकता है पादप कोशिकाओं में। तो आज की वीडियो में आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, प्लाज्मिड PUC 18 और 19 प्लाज्मिड, PBR 32 प्लाज्मिड और टी-आई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या है, जीन को कैसे स्थानांतरित करेंगे, इसका डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। उसके अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से प्लाज्मिड्स को पढ़िए, अच्छी तरह से ध्यान से इसको पढ़िए, ताकि हम जब अगली वीडियो में पढ़ें तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि अगले वीडियो में जब हम लोग पढ़ने जाएं तो आप आसानी से इसको समझ सकें। थैंक यू।